इस पे बहुत दिनों से काम हो रहा था। यानी रैना कमेटी ने भी 1988 में रिकमेंडेशन की थी और कारगिल कमेटी जो रिव्यू कमेटी थी उसने भी कहा था कि सेना को चुस्त दुरुस्त और इसकी एवरेज एज यानी यंग रखो। यंग को जो दूसरे देशों में सेना की एवरेज एज है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से जवान ज्यादा है। तो सेना ने भी कार्रवाई की, 2 साल इस पे सोचा, डेलिब्रेशंस की और फिर इस योजना को लागू करने की अब प्रक्रिया जारी है। एयरफोर्स ने तो नोटिफिकेशन निकाली 3000 वैकेंसीज के लिए, 2 लाख से ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसका मतलब यूथ ने इसको मान लिया। मगर इस इश्यू को पॉलिटिसाइज करने के लिए कुछ अपोजिशन पार्टियों ने बिहार में, सिकंदराबाद वगैरह में या कहीं भी भड़काने का काम किया और सरकारी प्रॉपर्टी, रेलवे वगैरह को आग भी लगाई और आम जन को सफर भी काफी करना पड़ा, यानी उनको तकलीफ हुई। देश की प्रॉपर्टी को जलाना, इस सब ने भर्त्सना की। उसमें मेन मुद्दे जो उठाए गए, रक्षा मंत्री जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, ये टर्म्स ऑफ सर्विस में एक है कदम तब्दीली की तरफ। वक्त की नजाकत को देखते हुए सारी इसकी समीक्षा होगी और 4 साल तक तो एवरेज, यानी पहले साल में तो 40,000, मगर अगले साल 50 इस तरह से करके भर्तियां होंगी। तो आप खुद भी समझेंगे कि 4 साल तक तो सेना को एक्स्ट्रा लोग ही मिलेंगे काम करने के लिए, कोई बाहर तो आए नहीं का। मगर मेन मुद्दा ये था कि ये लोग अनएम्प्लॉयड रोड पर छोड़ दिए जाएंगे, वो बिल्कुल गलत था। ये कैप्टन साहब दिखाएंगे, खुद भी वीर चक्राएं, मैं तो इनको भी अग्निवीर ही मानूंगा, बीच में छोड़ के आ गए थे। कि कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, खासकर मर्चेंट नेवी ने, और उस नोटिफिकेशन को देखते हुए ये बड़ा साफ है कि नेवी के जितने अग्निवीर आएंगे उनको तो मर्चेंट नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ही एब्जॉर्व कर। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम। माननीय गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% रिजर्वेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो निगम हैं, यानी कि ये डिफेंस PSUs जैसे बॉम्बे डॉकयार्ड, मडगांव डॉकयार्ड, गोवा डॉकयार्ड, टैंक फैक्ट्रीज, राइफल फैक्ट्रीज, गन फैक्ट्रीज, अम्युनिशन फैक्ट्रीज, यहाँ भी 10% रिजर्वेशन और डिफेंस सिविलियन में भी इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। कि आम फौज की ये कंप्लेंट रही है कि हमारी पेंशन को सिविलियन ले जाते हैं, तो उनमें भी हम अग्निवीर डाल रहे हैं। फिर बाकी मिनिस्ट्रियां, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा हम मदद करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाने। स्टेट मिनिस्ट्रीज, यानी कि हमारे खट्टर साहब ने बोला कि हम किसी अग्निवीर को खाली नहीं छोड़ेंगे, स्टेट में नौकरी दे देंगे। 4 साल तक ये समीक्षा के तहत भी चलेगी। तो ऐसी कोई अर्जेंट तो इमरजेंसी भी क्रिएट नहीं हुई, आपको नौकरियां भी दी जाएंगी और सारे के सारे फौज में या फौज से बाहर सेंटर की मिनिस्ट्रीज में या स्टेट की गवर्नमेंट्स में, चाहे पुलिस में हो, चाहे पुलिस जैसी जॉब में हो। और हरियाणा तो ये कहा कि हम तो C ग्रुप में सारे ही दे देंगे। एक रिएक्शन टू चेंज तो हो सकता है एडवर्स, उसको छोड़ के बाकी तो ये बड़ा विन विन सिचुएशन है। इसमें जवानों को भड़का दिया गया
ये गलत हुआ, उससे देश की बहुत कीमती प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। बाकी जो है एक एक मुद्दे आप कहेंगे कि डिफेंस अफसर भी पूछ रहे हैं, वो भी कुछ हक में बोलते हैं। हमने तो वीके सिंह जी बोले हैं, जनरल मलिक बोले हैं, पुराने चीफ जनरल जे सिंह बोले हैं। बाकी यूनिफॉर्म में जो सारे हैं वो तो समझाने की कोशिश में हैं ही, प्रयासरत। और मैं हक में इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सरकार का आदमी हूं या मैं बीजेपी का एमपी हूं। मैं ऑब्जेक्टिवली जो सोचता हूं, मैं ये कहता हूं कि इन द लॉन्ग रन सिविल का या कह लो समाज का और पुलिस फोर्सेस का वक्त की नजाकत यानी सिक्योरिटी सिचुएशन आजकल फौज इंटरनल सिक्योरिटी में ज्यादा बिजी होगी। फौज का काम था बाहर से इंफिल्ट्रेशन रोकना, इसी तरह पुलिस भी बीएसएफ को बॉर्डर मैनेजमेंट करनी पड़ती है, आईटीबीपी को करनी पड़ती है, एलसी पे विजिल। तो फौज और पुलिस का काम ओवरलैप करने लग गया। तो हमने ट्रेनिंग का ये डिसीजन लिया कि हम ट्रेन करें, फौजी तरबियत दे, पेड ट्रेनिंग करें, जाते वक्त उनको सेटल होने के लिए करीब 12 लाख या 11 लाख 71,000 रुपए भी दें और सिविल रिहेबिलिटेशन में मदद करें ताकि समाज और देश की मदद हो। इनसे सिक्योरिटी का एक सिक्योरिटी माइंडेड डिसिप्लिन आदमी जहां भी चाहे स्कूल में अवेलेबल, आप देखते हैं आतंकी हमले अब हमारे दुश्मन मुल्क हमारी आंतरिक सुरक्षा को, ये वॉरफेयर का एक चेंज स्वरूप हो गया। जब से हम तीनों नेशन न्यूक्लियर पावर बन गए, तो न्यूक्लियर पावर होने के बाद तो फिर इंसर्जेंसी आ गया, हाइब्रिड वॉरफेयर। ऐसे हालात में हमें आंतरिक सुरक्षा में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। उस हिस्सेदारी के लिए ट्रेंड फौजीज को पुलिस भी लेगी, बीएसएफ भी लेगी, स्टेट पुलिस भी लेगी और दूसरी मिनिस्ट्रीज भी लेंगी, ताकि एक सिक्योरिटी माइंडेड समाज और सिविल की बाकी नौकरियां वो तैयार की जा सकें, जैसे इजराइल के मॉडल। मगर लाजमी सर्विस वहां पर 32 में नहीं है। हमारे क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़, तो हमने ये स्वैच्छिक बनाया है कि वॉलंटरी है, मगर वॉलंटरी फौज ज्वाइन करें। एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि ऑन एन एवरेज 15 से 20,000 प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या नाम कटाने की एप्लीकेशन फौज में पेंडिंग रहती हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने हुआ है कि एक एयरफोर्स का सार्जेंट तिवारी, उसने आईएएस का एग्जाम पास कर लिया, एयरफोर्स उसको परमिट नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी, वो आईएएस के एग्जाम में 7वें नंबर पे रहा, सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो अब इनको जो है वो लिबर्टी मिलेगी, आप 4 साल के बाद अपना कैरियर चुन लो, ताकि ये समस्या भी खत्म। और वो यंग होंगे और ज्यादातर अनमैरिड ही रहेंगे, क्योंकि 17 साल 17.5 साल का जो भर्ती हुआ, ऑन एन एवरेज किसी भी नागरिक को जॉब में सेटल, प्राइवेट या गवर्नमेंट में सेटल होने में 25-26 साल की उम्र एवरेज होती है, और सिविल सर्विसेज की तो 28 तक चली जाती है। तो ऐसे मैं कहूंगा कि आप 21-22 साल की उम्र तक वापस आ गए। हालांकि अब तो वन टाइम रिलैक्सेशन है 23 तक की, और आने के बाद 5 साल की रिलैक्सेशन एज की है सेटल होने के लिए। तो इस विन विन सिचुएशन में नेशन भी गेनर है और इंडिविजुअल भी गेनर है। मैं तो एक आशावादी नजरिए से इसको देखता हूँ। मुस्लिम जो उलेमा है ये एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। एक मुस्लिम भी इस देश का उतना ही जिम्मेदार नागरिक है जितना कि बाकी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध है। तो हम इतनी बड़ी आबादी को, पूरे की पूरी आबादी पे उंगली नहीं उठा सकते। मैं कहूँगा अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र विजेता था, कंपनी
क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर अब्दुल हमीद, वो भी मुस्लिम थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट भी मुस्लिम थे। तो यू कैन नॉट सी एवरीबडी विद द सेम एंगल। मगर लाजमी सर्विस वहां पर 32 में नहीं है। हमारे क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़, तो हमने ये स्वैच्छिक बनाया है कि वॉलंटरी है, मगर वॉलंटरी फौज ज्वाइन करें। एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि ऑन एन एवरेज 15 से 20 हजार प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या नाम कटाने की एप्लीकेशन फौज में पेंडिंग रहती हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने हुआ है कि एक एयरफोर्स का सार्जेंट तिवारी, उसने आईएएस का एग्जाम पास कर लिया, एयरफोर्स उसको परमिट नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी, वो आईएएस के एग्जाम में 7वें नंबर पे रहा, सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो अब इनको जो है वो लिबर्टी मिलेगी, आप 4 साल के बाद अपना कैरियर चुन लो, ताकि ये समस्या भी खत्म। और वो यंग होंगे और ज्यादातर अनमैरिड ही रहेंगे, क्योंकि 17 साल 17.5 साल का जो भर्ती हुआ, ऑन एन एवरेज किसी भी नागरिक को जॉब में सेटल, प्राइवेट या गवर्नमेंट में सेटल होने में 25-26 साल की उम्र एवरेज होती है, और सिविल सर्विसेज की तो 28 तक चली जाती है। तो ऐसे मैं कहूंगा कि आप 21-22 साल की उम्र तक वापस आ गए। हालांकि अब तो 1 टाइम रिलैक्सेशन है 23 तक की, और आने के बाद 5 साल की रिलैक्सेशन एज की है सेटल होने के लिए। तो इस विन विन सिचुएशन में नेशन भी गेनर है और इंडिविजुअल भी गेनर है। मैं तो एक आशावादी नजरिए से इसको देखता हूँ। मुस्लिम जो उलेमा है ये एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। एक मुस्लिम भी इस देश का उतना ही जिम्मेदार नागरिक है जितना कि बाकी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध है। तो हम इतनी बड़ी आबादी को, पूरे की पूरी आबादी पे उंगली नहीं उठा सकते। मैं कहूंगा अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र विजेता था, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर अब्दुल हमीद, वो भी मुस्लिम थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट भी मुस्लिम थे। तो यू कैन नॉट सी एवरीबडी विद द सेम एंगल, एंड दे आर वेलकम। उनको हक है हर एक भारतीय नागरिक को, ऑल इंडिया ऑल क्लास। मगर जो रेजिमेंट है, जैसे जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट्स को टच नहीं किया जा रहा, वो उसी तरह से रहेंगे। एक ये भी सवाल आ रहा है कि जी 4 साल में तो ये गेस्ट से होंगे, ये क्यों लड़ेंगे? मैंने शुरू में कहा कि अंग्रेज अपनी फौज में भर्ती करके अंग्रेज के लिए आप फ्रांस में भी लड़े, नॉर्थ अफ्रीका में भी लड़े, मेसोपोटामिया में भी लड़े, इटली में भी लड़े, और सिंगापुर, मलाया में भी लड़े अंग्रेज के लिए। ये तो हमारे बच्चे हमारे देश के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? फिर वही अंग्रेज उनको नाम निशान नमक पर तैयार करके ले गया। जब एक ऐसा लीडर पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस, उसने भाषण दे के 60,000 को आजाद हिंद फौज में तब्दील कर दिया। फिर वो देश के लिए लड़े, सुभाष के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, और 30,000 में से शहीद भी हुए। तो ये तो लीडरशिप है, डिपेंड करता है। हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी लीडरशिप, फौजी लीडरशिप, और काज टू डाई फॉर द नेशन। तो ये तो बढ़ चढ़ के लड़ेंगे, क्योंकि इन्हें वैसे भी आगे नौकरी फौज की भी करना चाहेंगे, और सिविल में भी अच्छे रिकॉर्ड वाले को ही सिविल में लिया जाएगा, हर एक को नहीं, जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो और जो मेडिकली फिट होगा। अगर अनफिट भी हुआ तो उसको हैंडीकैप कैटेगरी। एक बात मैं ये बताना चाहता था, शहीद होने की, जो शहीद हुआ उसको 48 लाख रुपए को बगैर किस्त का बीमा, 44 लाख को बाकी उनकी जो एंगेजमेंट रही थी उसके मुताबिक उसके रेजिडुअल पे
और जैसे कि मैंने कहा सेवानिधि बाद के लिए, वो तो है ही। बाकी ये है कि इसमें कोई त्रुटि हो, जैसे जैसे आगे आएंगी रास्ता आता है तो उसमें तरमीम यानी कि अमेंडमेंट भी कर ली जाएगी। क्यों कह रहा था मुझे 4 साल के बाद निकाल देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। हमने कहा ये रही नौकरियां, ये कैप्टन साहब अभी दिखाएंगे कि ले गई मर्चेंट नेवी की तो नोटिफिकेशन आई है, और वो ऐसी नोटिफिकेशन है कि नेवी की अग्निवीर तो मर्चेंट नेवी में ही है जो क्या नहीं, फौज की जो 10% रिजर्वेशन है वो तो बरकरार रहेगी। तो अग्निवीरों की है। मैं कहता हूँ कि ये तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इनको चाहे रिजर्वेशन होते है वैसे प्रायोरिटी हो दिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन फौजी होंगे और देश के लिए मुफीद होंगे, फायदेमंद होंगे। बाकी जो बेरोजगारी की बात है उसमें तो आप और हम सब फैक्टर है। आबादी का बढ़ना सबसे बड़ा फैक्टर है, कोरोना बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, ये इंटरनेशनल सिचुएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सबको मिलके सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर तो है कि एक देश कई इलेक्शन, सारा एफर्ट वहां लग जाता है। हम तो कहते हैं अपोजिशन को इसको अपोज करने की बजाय हमारे साथ मोदी जी का साथ दें, ताकि एक देश एक इलेक्शन करें, खाम खां का एफर्ट और पैसे खर्चने बंद हो। पॉपुलेशन कंट्रोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए तो कई मुद्दे होंगे। हरियाणा से पोस्टों के अगेंस्ट आई 2 लाख, अब ज्यादा ही होगी, ज्यादा होगी, 2 दिन पुराना आंकड़ा है। रही बात बहकाने की, किसान एक्ट यानी कृषि बिल नी एक्ट के खिलाफ पूरे मोबिलाइज हुए। फिर जब गेहूं बेचने का टाइम आया तो वो अडानी के स्टोर में गेहूं बेच गया के खन्ना में, लुधियाना में। साथ में ये भी कह रहे थे ट्रैक्टरों वाले की गलती होगी, ऐसे ही ठीक है। और मैं कहता हूं अगर कानून लागू रहते तो डॉलर के भाव खेत से ही उठती फसल, जैसी हमारी डिमांड बढ़ेगी, एमएसपी तो बहुत पीछे रहेगी। अब तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से बहुत बड़ी डिमांड होगी हमारी अनाज की, हमने कंट्रोल करना पड़ा एक्सपोर्ट। तो कई चीज ऐसी होती हैं कि जहाज बना बैठिए, जहाज गिर जाएगा। उसके लिए तो हम कहते हैं पॉजिटिव सोच रखो। हम तो जो कहते हैं वो सरकार करती है, ये कभी मान ही नहीं रहे थे 370 हट जाएगा, मंदिर बन जाएगा या 3 तलाक दफा हो जाएगा। आप लोगों के सहयोग से, मीडिया पब्लिक के सहयोग से देश आगे भी आती है। जैसे कोरोना 100 साल में आ गया, तो इन दिक्कतों का मुकाबला करते हुए हमारी परफॉर्मेंस पॉजिटिव है। आपने तो 6-7% अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं कहता हूं हमारी 7.5% ग्रोथ रेट भी है, जो दुनिया में नहीं है कहीं भी, चीन में भी नहीं। तो हम तो कह रहे हैं कि पब्लिक को साथ लेके आपके सहयोग से राष्ट्र फर्स्ट का मुद्दा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी मदद की जाए। इर्रिस्पॉन्सिबल होगी, मैं ये कहूँगा। वहाँ बिहार में तो वो जो भी आपको पता है अपोजिशन कौन है, हमारी अपोजिशन तो ऐसी थी कि यानी कि नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया को डिफेंड करने के लिए वाजपेयी जी को यूएन में भेजा गया और उन्होंने डिफेंड किया, और जिस चीज के लिए गए थे वो इंडिया जीत गया। जब 71 बार जीता तो वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा बोला पार्लियामेंट में। अब अपोजिशन ऐसी होगी कि काम देश हित में हो, इसमें अपोजिशन ने मेन स्ट्रीम में रहने के लिए देश हित, नेशन फर्स्ट सोच के काम करना चाहिए। हम तो उनको इनवाइट करते हैं। अपॉन दी सिचुएशन इमरजेंसी में भर्ती किए जाते हैं, वो तो 30 दिन की ट्रेनिंग, 20 दिन की ट्रेनिंग दे के भी उसका हथियार उसको पकड़ा दिया जाता है। वरना 9 महीने की ट्रेनिंग देते थे, अब उसको घटा के 6 महीने की कर दिया।
विदेश में 40 दिन की ट्रेनिंग में तैयार कर देते हैं। यानी पहले था कि परेड ग्राउंड सोल्जर्स, अब है वॉर रेडी सोल्जर्स। बाकी तो ट्रेनिंग चलती ही रहती है, जब तक आदमी रिटायर होता है उसकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है। इस 4 साल में भी 6 महीने की तो बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद उनकी यूनिट्स में ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड चलती रहेगी। फौजी की ट्रेनिंग तो मरना और मारना है, देश को बचाना, वो तो चलती रहेगी, ऑन ग्राउंड ट्रेन होंगे वो। मतलब कि क्या कोई ऐसा इसमें क्लोज भी है कि देखो इसमें क्लास अभी तो जो कह रहे हैं कि भी 25% तो रखेंगे, फौज में दूसरे दरवाजे से ले ही रहे हैं कि भी सिविलियन के लिए डिफेंस सिविलियन में जो है हमारे रिजर्वेशन कर खुश नहीं है, मगर ये तो एक नेशनल कंसेंसस से निकाला है। उसमें आप और हम सबका रोल ये भी है कि चाइना ने तो 1 फैमिली 1 चाइल्ड कर दिया, अब डेमोक्रेसी में ये ऐसी पॉलिसी लागू करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोगों को साथ लेना पड़ता है। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें सभी को चाहिए। इसमें अपनी बुजुर्ग में तो इफेक्ट रहता है। भाई वो तो